जी, अस्सलाम वालेकुम। I'm audible? वालेकुम सलाम। यस मैम। ओके। सो इनकोडिंग का पढ़ा था किसी ने? इसमें थोड़ा बहुत देखा था। हम्म। सही। और बाकी सब ने? यस मैम। ओके। ठीक है। दैट्स गुड। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं फिर थोड़ी देर तक उससे भी। तो जितना कल हम लोगों ने डिसीजन ट्रीज के बारे में देखा है पढ़ा है, उसकी समझ आई है सबको? नहीं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम इसे स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। सो इनकोडिंग में फिर आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, सो आप लोगों ने क्या देखा कि पूरे डाटा पे अप्लाई हो रही है या फीचर्स पे अप्लाई हो रही है, कुछ इस तरह से पढ़ा आप लोगों ने फिर इसमें? जहाँ तक मैंने देखा इसको मतलब एक स्पेसिफिक फीचर के ऊपर मतलब जो एक मेन फीचर होता है उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है वो, जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकता है वो। ओके। और इसके अलावा कुछ न्यू चीज, मतलब कोई कंफ्यूजन अराइज हुई हो पढ़ते हुए कि ये चीज कंट्राडिक्ट कर रही है जो कल हमने देखा है उससे? इस एक जो मुझे लगा मतलब लेबल इंकोडिंग में तो चलो सही सिंपल है, वो बाइनरी नंबर्स में उसको इंपोर्ट कर देता है। लेकिन जो दूसरे हैं, वन हॉट कोडिंग हो गई, वन हॉट इनकोडिंग हो गई। और अगर हम देखें दूसरा, बस वन हॉट इनकोडिंग थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। मतलब कि ये एक स्पेसिफिक यूज केस देखें, वन हॉट कोडिंग और हैश कोडिंग, हैश इनकोडिंग सॉरी, ये दो चीज़ें। मतलब कि अगर हाँ हो सकता है इनका यूज केस के हिसाब से सही हो, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मुझे लगी कि हो सकता है वो मुश्किल हो। हम्म। ओके। सो इसमें एक चीज ये थी कि कल क्योंकि हम लोगों ने जो एल्गोरिदम रन किया था, we saw कि हमने टारगेट वेरिएबल को इनकोडिंग नहीं की, राइट? और उसने मुझे यहाँ पे जो है ना उसके बगैर भी, ये टारगेट वेरिएबल को मैंने क्योंकि इनकोड नहीं भी किया था ना, तो उसने मुझे रिजल्ट बिल्कुल ठीक दे रहा था, पेनल्टी के वो मुझे प्रिडिक्ट करके दे रहा था, मॉडल उस पर रन हो रहा था, दैट बिगेस्ट थिंग। और वो प्रिडिक्ट भी कर रहा था, राइट? तो इस हवाले से कोई आपने देखा कि इन टाइप ऑफ इनकोडिंग पढ़ते हुए कोई क्लैश आया हो, कुछ माइंड में इस तरह से क्वेश्चन आया हो कि हमने टारगेट वेरिएबल को क्यों नहीं कोड किया? All right. I was just wanting a discussion from you guys actually. ओके। सो कल मैंने ये बताया था कि हमने फीचर्स को यहाँ पे सिर्फ इनकोडिंग की है, राइट? तो वैसे अगर हम इसमें देखें कि हमने उसको फीचर्स बता दिए पहले से कि भाई ये सारे फीचर हैं, तो हो हम्म। सकता है कि वो इतना स्मार्ट इनफ हो कि उसको पता हो यार ये फीचर्स हैं और ये लास्ट वाला जो एक रह गया ये टारगेट ही होगा। वैसे बताना चाहिए था, लेकिन अगर मे बी दैट्स द केस। यस यस। ओके। सो हाँ जी, हमने कल भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अपेरेंटली तो फीचर्स न्यूमेरिकल हैं, तो वो टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकता है पैटर्न लर्न करके। और एक और चीज़ ये भी है कि असल में जो इसमें साइकिट लर्न के अंदर भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी है, मतलब कोड कोड ऑफ लाइंस हैं जो कि लाइंस ऑफ कोड के उसमें वो खुद ही लाइक जब ये बना रहा होता है ना, ये जब इसमें मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम रन कर रहा होगा, तो टारगेट वेरिएबल्स के अंदर फर्ज करें आइरिस का डेटा सेट है, तो उसमें डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं, सेतोसा, वेसिकुलर, वर्जीनी का, ये यहाँ पे जैसे बिरयानी, बिरयानी, समोसा, पकौड़ा, जो भी फूड के नेम आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि वो इन इन कैटेगरीज को ऑटोमेटिकली अपने वर्किंग के दौरान कर रहा होगा इनकोडिंग। सो बेसिकली हो रही होगी बैक एंड पे, इस पे भी इनकोडिंग हो रही होगी, न्यूमेरिकल कोड उसको कहीं ना कहीं उसको कर रहा होगा, ठीक, और तब उसको यूटिलाइज कर रहा होगा। सो इफ यू हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ इनकोडिंग इन मशीन लर्निंग, तो उसमें आपको एक और टाइप भी नजर आई होगी, दैट वाज टारगेट इनकोडिंग। पढ़ी थी वो?
किसी यस ने। यस, टारगेट इनकोडिंग और या मेन इनकोडिंग। जी, तो वो क्या था? उसमें वो लाइक अलग अलग, जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी चीज़ की प्राइस है, उसके हिसाब से उसको टारगेट कर देता है। मतलब उसको उसकी प्राइस के हिसाब से उसको टारगेट कर, जैसे अगर कोई फ्रूट है, उसकी प्राइस है, एप्पल है, उसकी प्राइस अगर $20 है, तो उसको 20 के हिसाब से हो सकता है वो टारगेट कर दे। हम्म। ओके, सो किसी और ने पढ़ा था इसके बारे में, टारगेट इनकोडिंग क्या होती है? मीन्स इसी तरह का कुछ पढ़ा था कि टारगेट वेरिएबल ये यूज करता है इनपुट करने के लिए। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल से मुराद वो तो नहीं है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी, वही है टारगेट वेरिएबल। अच्छा, ये फिर उसको फिर यूज करके किस तरह करता है? जैसे इस केस में अगर बिरयानी वो रिकमेंड कर रहा है तो वो उसको किस तरह अपनी सोच करता है? हम्म। तो वो इसको इनकोड कर सकता है। आई वांट यू गाइस टू सर्च अबाउट टारगेट इनकोडिंग, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो। यस, कैटेगरीज को तो न्यूमेरिकल में ओवरऑल ये इनकोडिंग का काम ही यही है कि उसने कैटेगरीज को न्यूमेरिकल में चेंज करना है। ओके, सो बेसिकली इसको इसके बारे में मजीद हम पढ़ेंगे, लेकिन एक और चीज़ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हमने देखी कि जो हम हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, आप देखेंगे कि उसको भी बाज़ का काफ़ी लोगों ने इनकोड किया होगा। तो जब हम इसको इनकोड नहीं भी कर रहे तो हमें एक आंसर वो दे रहा है और एक्यूरेसी भी क्वाइट एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन फिर भी इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि आप जब फीचर्स को कर रहे हैं तो अगर आपके क्लासिफिकेशन में, क्योंकि टारगेट वेरिएबल भी कैटेगोरिकल है, तो उसकी भी इनकोडिंग कर दें। अदरवाइज वो साइकिट लर्न अगर हमें आंसर दे भी रहा है ना, तो असल में हो ही रही है इनकोडिंग वहाँ पे बैकएंड पे, और कुछ लाइब्रेरीज मेजोरिटी वो इनकोडिंग खुद ही कर लेती हैं। इसी तरह से जब हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, दे आर आल्सो इंटेलिजेंट इनफ के वो भी इनकोडिंग कर रहे होते हैं खुद, फिर उसके बाद ही हम आंसर देते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हमने खुद नहीं की तो ये नहीं है कि इनकोडिंग के बगैर ये हो रहा है बैकएंड पे। उसके ऊपर वो इसको कैटेगरीज को न्यूमेरिकल में ही कन्वर्ट करके फिर ही उसका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। सो इसमें आप ये चीजें जब मजीद इसको देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकोडिंग में, मे बी यू विल गेट फर्दर आइडिया अबाउट इट। ओके, तो इसके अलावा अब यहाँ से आगे मजीद मूव करते हैं हम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि टेस्ट एंड स्प्लिट हो गई, हमने मॉडल अप्लाई कर दिया ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, एक जेनेरिक सा मैंने ये रखा था कि सारा डाटा सेट पे ही अप्लाई करके देख लें। ठीक है, तो अब लेकिन हमें पता है हम टेस्ट एंड स्प्लिट करके लेटर ऑन एक्यूरेसी मेजर कर रहे होते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि बाज़ का अभी तो ये हमारे डाटा सेट बहुत छोटे हैं, और इवन जो हम एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं दे आर आल्सो वेरी सिंपलर, रिलेटिवली सिंपलर वंस। लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं और डाटा सेट अगर इनकेस लार्ज हो बहुत ज़्यादा, तो उसमें तो ट्रेनिंग में घंटों भी लग सकते हैं, समटाइम्स इवन डेज। ठीक है, ट्रेनिंग करते हुए सिंपल। ठीक है, तो इतने टाइम के बाद मतलब ये बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा जब भी उसकी मशीन लर्निंग में प्रोडिक्शन करवाऊँ और मैं हर दफ़ा ट्रेनिंग जो है वो दोबारा नए सिरे से करूँ, तो एक ये भी एक टाइम सेविंग होता है। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि हम उस मॉडल को जो ट्रेन हुआ है ना उसको सेव कर लें, और अगली दफा जब मुझे प्रिडिक्शन करवानी होगी किसी भी टेस्ट डाटा पे, तो मैं वही वाला मॉडल जो ट्रेन है ना उसको डायरेक्टली यूज कर लूंगी। उससे क्या होगा कि अभी तो हम ये सिंपल वाले करें ना, इवन कि हम सिंपल डाटा सेट पे भी जब स्पोर्ट वेक्टर मशीन या दूसरे लगाएंगे ना एल्गोरिदम्स, या थोड़ा सा भी डाटा सेट इवन इन्हीं एल्गोरिदम्स के साथ जब हम रियल टाइम कोई लार्जर डाटा सेट ले लें, तो क्या होगा कि यहाँ पे घंटे भी लग सकते हैं, इवन
डेज भी लग सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में अगर इमेजेस का डाटा प्रोसेस करें तो इट कैन टेक वे मोर आवर्स। ठीक है। तो क्या होगा कि इससे बचने के लिए हम ये क्या करते हैं कि एक दफा ट्रेनिंग में जितना टाइम उसने घंटे या दिन लिए हैं, ठीक है, वो ले ले। उसके बाद वो उसको हम सेव कर दें, ताकि अगली दफा जब वो ट्रेनिंग या हमने हमें ये मॉडल फिट ना कराना पड़े। यानी यहाँ तक वाले स्टेप्स हुए होंगे पहले से, तो सिर्फ मैं बस मॉडल को यहाँ से कॉल करूंगी और उसे प्रोडिक्शन पे लगा दूंगी। ठीक है। तो उसी टाइम पे इट विल बी टाइम सेविंग। तो उसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं? हम ये दो लाइब्रेरीज यूज करते हैं, या पिकल पिकल के बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि पिकल फाइल्स को कैसे ओपन किया जा सकता है। तो उन पिकल फाइल्स में लाइक वो डाटा सेट नहीं खाली हो सकता, वो यहाँ पे इसमें मॉडल भी हो सकता है कोई ना कोई, तो हम उसको भी ओपन करके ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम जॉब की लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ठीक। इफ इट्स नॉट इंस्टॉल देन यू हैव टू इंस्टॉल, कि कैसे वो पिप इंस्टॉल से आप यहीं पे इंस्टॉल कर लें, फिर उसके बाद इंपोर्ट करें। तो मैंने जितना भी लाइक वो अब मैंने मॉडल को फिट करवाया था, ठीक है, उससे पहले टेस्ट स्प्रेड या वटेवर मैं वो भी करवा सकती हूँ। तो मैंने मॉडल को जो भी फिट करवाया उसको यहाँ पे मैंने सेव करवा दिया जॉब लिब के अंदर ही। ठीक है। तो जॉब लिब में सेव करवाने के लिए क्या है कि मैं उसे जॉब लिब डॉट डम्प लिखूंगी, जिस मॉडल्स का मैंने नेम दिया हुआ है, और उसको किस नाम से सेव करना है इस मॉडल को। ये ट्रेनिंग वाले मॉडल को, ट्रेंड मॉडल को मैंने फूडी डॉट जॉबलिब के नाम से सेव कर दिया। ठीक है। तो एक्सटेंशन के साथ मैं इसका नाम पूरा दूंगी कि फूडी डॉट जॉबलिब। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये यहाँ पे एक फूडी डॉट जॉबलिब के नाम से इसमें एक फाइल आ गई है, बन गई है। ठीक है। तो लेटर ऑन मैं इसको कभी भी आगे यूटिलाइज करना है तो मैं अभी प्री ट्रेन मॉडल ऑलरेडी होगा तो उस पर डाटा सेट पे अप्लाई कर दूंगी। सो ये तो सिंपल सा कोड है कि जस्ट मैंने जॉबलिब को कॉल करके डंप किया अपने मॉडल को और उसे नेम दे दिया। अब जब मुझे यही वाला मॉडल अगर कभी दोबारा यूज करना पड़े, कॉल करना पड़े उसको, सेव मतलब कोई भी सेव्ड मॉडल है, प्री ट्रेन्ड मॉडल है, उसको इंपोर्ट करके मैं कैसे फिर उस पर डाटा सेट पे रन करूंगी, उसके लिए कमांड ये है कि मैं उसे लोड करूंगी। पहले मैंने जॉबलिब डॉट डंप किया था अपने मॉडल में सेव करने के लिए, अब मैं उस जॉबलिब वाले जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है मॉडल, उसको मैंने लोड करना है, और उसमें जो भी नेम है मेरा, यहाँ पे मैंने पूरी जो जॉबलिब के नाम से सेव किया हुआ है, तो वो मैंने ओपन करवा ली। ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम जो भी मेरा टेस्टिंग डाटा है उस पे मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती ये है कि मैंने यहाँ पे ऊपर अगर मैं इसको एज इट इज यूज करती हूँ तो इट विल बी अ मेस। क्यों? अगर मैं इस तरह से एज इट इज प्री ट्रेन्ड मॉडल को यहाँ पे यूज कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि कुछ इसमें मसला है? कोई ऐसी चीज जो और लग रही हो? एनीवन? कोई भी बता दें कि मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट जब करवाया जॉबलीव के तो क्या चीज़ और लग रही है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर पहले सेव करवाया मॉडल को फिर मैं उसको लोड करवा के प्रिडिक्ट करवा रही हूँ। कोई एम्बिगिटी लग रही है इन इन लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर? कोई कोई भी बता दें, कुछ भी बता दें देख के। यस। जैसे रैंडम सेट लग रहा है शायद, कि हर बार एक ही डेटा को वो लाए शायद। ओके। ओके। रिजल्ट में क्या करना है? रिजल्ट में क्या है? नहीं। ओके। सो असल में मैंने यहाँ पे जो ट्रेन करवाया डाटा को, तो मैंने तो सारे ही डाटा सेट दे दिया उसको, एक्स और वाई दोनों, क्योंकि मैंने ऊपर टेस्ट एंड स्प्रेड करवा के ट्रेनिंग डाटा खाली नहीं दिया था। ठीक है। तो मैंने तो इसके अंदर यानी कि क्वेश्चन भी दे दिए मैं सारी और आंसर भी दे दिए। और यहाँ पे मैं सिर्फ वो वाले टेस्टिंग वाले डाटा के पूछ रही हूँ इससे कि टेस्टिंग डाटा वाला बताओ। तो वो मतलब कि अगर मैं ऐसे खाली यहाँ पे सारे ही बताया होगा ना। ओके। सो यहाँ पे तो मैंने खाली सिंपल स्कोर निकाला ना प्रिडिक्ट करवा के। बट अगेन इसमें ये चीज हो सकती है कि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में यहाँ पर टेस्ट एंड स्प्रेड में ट्रेनिंग डाटा से पहले दूं ट्रेनिंग करते हुए, फिर उसके बाद टेस्टिंग में जो मैं प्रिडिक्ट करवा रही हूँ। ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कैसे ले रही हूँ, यानी मैं इसमें अपेरेंटली वो प्रिडिक्ट करवा रहा होगा यहाँ पे कि वो जो टेस्टिंग डाटा है उस पे, राइट। तो मगर यहाँ पे मैं ट्रेनिंग में सारी ही वैल्यूज दे रही हूँ, यानी मैं क्वेश्चन के साथ आंसर भी दे रही हूँ। तो इट
इट सीम्स ओड कि पहले आपने डाटा सारा ही फीड करवा दिया, लेकिन आप बाद में टेस्टिंग वाली खाली अपनी तरफ से देख रहे हैं। तो बट उसने एक्यूरेसी इसमें, इसलिए अब देखें यहाँ पे एक्यूरेसी भी क्या आई है, 1। 100%। इसी वजह से, क्योंकि उसने तो सारे असल में देख लिए हुए थे आंसर्स, सो इट वाज एन एरर एट आवर एंड कि हमने उसको सारी डाटा फीड करवाया हुआ था जो सा। तो उसमें से अब हम अपनी तरफ से टेस्टिंग वाला अनसीन अपनी तरफ से समझ रहे हैं, लेकिन हमने तो डाटा सारा ही दे दिया हुआ था इसमें। तो ये इट वाज एम्बिग्यूटी इन इट। अपेरेंटली तो सिर्फ सिखाने के लिए तो ठीक है ये कि हमने अभी इसमें डेमोन्स्ट्रेट यही करवाना था कि जॉब लिब है, उसको उसको यूज कैसे करना है, पहले सेव कैसे करना है जॉब लिब से किसी भी प्री ट्रेंड मॉडल को, और उसके बाद उसे यूज कैसे करना है। ठीक है, कि कोई भी फिर जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है जॉब लिब की फॉर्म है, तो उसको कैसे मैं जॉब लिब की लाइब्रेरी से लोड करवा के लेटर ऑन यूज करवा सकती हूँ। बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें ये मसला था। राइट। तो इस तरह से ये जॉब लीव वाला आप यूज कर सकते हैं। राइट, ये सारा था। इसमें हम फिर लेटर ऑन वो कर सकते हैं, इस मॉडल को हम दोबारा लोड करके इसमें फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, अगर कोई हमने मॉडल इवेल्युएशन वगैरह करनी है। फीचर इंजीनियरिंग नहीं, अगर एक मॉडल ऑलरेडी किसी सर्टेन एक्स और वाई पे ट्रेन है। right, okay, so I was saying कि वो मॉडल फिर भी डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर, या मैं रिपीट कर दूं? एक तो रिपीट कर देंगे सर, आपकी आवाज नहीं आएगी। हाँ जी, ओके, सो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं उसमें, आपने आपका क्वेश्चन ये था ना कि मतलब कि मैं फीचर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। राइट। तो अगर मैं फीचर इंजीनियरिंग करती हूँ तो मैं, इसका मतलब मैं डिफरेंट एक्स की वेरिएबल्स उस पर पास करवा रही हूँ। तो फीचर इंजीनियरिंग के बाद एक एक तरह से काइंड ऑफ मैं मॉडल की ट्यूनिंग के लिए वो कर रही हूँ ना, तो फिर वो मॉडल एक डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक सर्टेन वो जब ट्रेन किया उसमें तो सर्टेन एक्स और वाई की वैल्यूज दी होंगी ना, मैंने एक्स एक्स की वैल्यूज, ठीक है, पर्टिकुलर जो फीचर्स की हैं। तो अगर मैं फीचर्स चेंज करी तो इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग भी दोबारा ही करनी पड़ेगी। इज इट? मीन्स ये ये हैगिंग फेज पे जो प्री ट्रेन मॉडल होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं, जो भी ट्रेन वगैरह करके उधर रखे थे, हाँ जी या वो जी। डिफरेंट वो, होता है? यस, वो भी ट्रेन करके ही रखे हुए हैं। तो यस, मैंने स्क्रीन नहीं अभी शेयर की हुई। तो ट्रेन करके ही रखे हुए हैं उसमें भी। और हाँ, वो सर्टेन फीचर्स पे ऑलरेडी ट्रेन है, और वो वाले मॉडल्स हैं जो रियल टाइम, लाइक आपने देखा भी होगा, जैसे लास्ट एक वर्कशॉप में एक मैम ने बताया था कि वो मैम महविश ने हमें समझाया था कि कैसे कैसे भी प्रीट्रेन मतलब। मॉडल हगिंग फेस से यूज करते हैं। तो वो जो टेक्स्ट टू इमेज था एल्गोरिथम, अब वो उसमें बहुत सारा लार्ज डाटा सेट होगा, अगर हम उसको अपने डिवाइस पे करना चाहें तो इट मे टेक वे मोर टाइम, लाइक मे बी अ डे और मे बी क्वाइट फ्यू आवर्स। तो लेकिन ऑलरेडी प्री ट्रेन था, तो हमने डायरेक्टली उसको बस इंपोर्ट करवाया हुआ था मॉडल को, और हम लोगों ने जस्ट अपनी आउटपुट ले ली। तो इट वाज मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू मिनट्स फॉर अस। लेकिन प्री ट्रेनिंग अगर वो करते हैं और उसमें फीचर्स, हाँ, फीचर इंजीनियरिंग वो पहले से हुई हुई है। ठीक है, अगर हम दोबारा से करते हैं, हमें हमने पहले पढ़ा भी था कि बेशक हम मॉडल सेम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिसीजन ट्री ही दोबारा यूज कर रही हूँ, एल्गोरिदम सेम है, लेकिन जब मैंने उसमें फीचर्स चेंज किए, मतलब मैंने उसमें ट्यूनिंग कर दी ना, उसके मॉडल के अंदर जो फीचर्स दे रही हूँ उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, तो एक नया मॉडल बन जाएगा फिर। तो उसकी ट्रेनिंग फिर दोबारा से ही होगी डेफिनेटली। यस, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई थी। ओके, लेट मी जस्ट स्विच माय इंटरनेट एक्चुअली फर्स्ट।
Okay, so now let's just move towards द एग्जाम्पल ऑफ इट। कल हम लोगों ने, अच्छा यहाँ तक हो गया कि सेव कैसे करना है, हम लोगों ने भी अपने मॉडल को और ये चीज़ें। और अब एक और चीज़ ये है कि अब मेरे पास डिसीजन ट्री का वो आ तो क्या है, ऊपर हम लोगों ने कल भी देखा था कि हम एक्यूरेसी तो यहाँ पे निकाल रहे थे, मतलब कोई भी मैंने रैंडम यहाँ पे डाटा सेट लाइकलीनेस का जैसे दिया था फूडी वाला, कि कौन सी फूड पसंद हो सकती है इस पर्टिकुलर एज के लोगों को, ठीक है, और जेंडर के लोगों को। तो इसमें यहाँ पे मैंने, मगर यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल रहा, यहाँ पे देखने से एक्यूरेसी तो पता नहीं मिलती है, प्रोडिक्शन भी मिल सकती है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि किस तरह से उसने स्प्लिटिंग की है, कैसे उसने मतलब सारी कैटेगरीज को लिया है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए डिसीजन ट्री को हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं, एक्सपोर्ट ग्राफिक्स। एंड ग्राफिक्स का तस्करा सर हाशि ने भी किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये वही है, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्राफिक्स के मैंने मॉडल जो भी मैंने फिट करवाया था ना जो भी, ठीक है, उसके मैंने फूडी डॉट डॉट के नाम से एक्सटेंशन से मैं ये फाइल सेव कर लूंगी। ठीक है, कोई भी नेम दे सकती हूँ, इसमें मैंने फूडी दी है और एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट डॉट। ठीक है, डॉट एक्सटेंशन है इसमें। ठीक। तो ग्राफ इसकी इस तरह से एक्सपोर्ट ट्री, ट्री वही लाइब्रेरी है जो कि मॉड्यूल है जो कि मैंने साइकिल रन से लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, उसमें वो फंक्शन है जो कि बिल्ड करता है और एक्सपोर्ट करता है डिसीजन ट्रीज को, राइट। तो यहाँ पे मैंने, ओके सो यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट फाइल फूडी की देके और फीचर नेम्स जो भी मेरे थे फीचर नेम्स, लाइक मैंने एक्स वाई जो एक्स में जो भी नेम दिए थे उनका यहाँ पे पास करवा दिया। और इसके अलावा मैंने ये कहा कि जो वाई है वो सॉर्टेड फॉर्म में हो, ठीक है, यानी वो उसे कैटेगराइज कर देगा खुद ही सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक। और लेबल में मैं कह रही हूँ ऑल, इसका मतलब ये है कि जो से भी मुझे वो डायग्राम बना के देगा उसमें सारे फीचर्स जो भी नेम वो यूज कर रहे हैं ना उसको लेबल करे। ठीक है, कि सारे लेबल्स हो जो फीचर्स और क्लासेस वो यूज कर रहा है तो उसके नाम वो वहाँ पे डिस्प्ले करे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और राउंडेड इज इक्वल टू ट्रू, ये क्या कर रहा है कि जो मैंने डिसीजन ट्रीज बनाए थे ना, तो ईच नोड वो जो शो हो रही थी, ठीक है, मतलब ये जो मेरी नोड शो कर रही थी, ठीक है, तो पेनल्टी बस स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे शो होती है, तो हमने उसे कहा कि राउंडेड हो जाए बस, जस्ट इसका ये है कि मतलब जो उसकी शेप है उसके उसको ये कर रहा है कि बॉक्सेस जो है वो राउंडेड कॉर्नर हो जाए। और फिल ट्रू का मतलब ये है कि जो इसमें कलर फिल हुआ हो, ठीक है। सो ये डिस्प्ले किस तरह से करवाने हैं। अब ये फूडीज डॉट डॉट जब मैंने इसको कॉलम इस कोड को रन किया, यानी मैंने चाहा है कि मॉडल जो है उसकी विजुअलाइजेशन के ग्राफ जैसे बना है वो मुझे शो हो। तो यहाँ पे मुझे फूडीज डॉट डॉट के नाम से ये फाइल सेव हो गई है, राइट। तो मैं इस फाइल को अब ओपन अगर करती हूँ, देखते हैं कि क्या, ठीक है। ओके सो मैंने यहाँ पे अगेन वैसे ये फाइल कुछ इस तरह से शो हो रही होगी, ठीक है, ये कोड है आपको नहीं पता चलेगा। तो एक एक तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स में कुछ वीएस कोर्स पे अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे भी एक प्रीव्यू की ऑप्शन आएगी। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो देन इट्स फाइन, फिर आप यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाके अपनी वो जो, वन सेकेंड, ग्राफिक्स इंटरफेस। हाँ जी, यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरेक्टिव प्रीव्यू पे ये एक्सटेंशन पे जाके ये आपने सर्च करनी है, तो ये वाली आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा, राइट। तो ये सारा हमारे जो डाटा सेट के ऊपर उसने जिस तरह से भी वो किया ना वो एग्जैक्ट हमें शो हो रहा है इधर से, जिस तरह से भी उसने क्लासिफिकेशन की होगी। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुरू में उसने हाइट को लिया है, ठीक है, अगर लेस देन 173 है ये हमारा रूट नोड है, ठीक है। और इसमें जीनी इंडेक्स उसने दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा होगा पेनल्टी, ठीक है, 0.49। 245 रोज थी, सैंपल्स थे इसके अंदर जिनके 173 से ये लेस देन या इक्वल टू थी हाइट, ठीक है। और यानी वैल्यूज इसमें बताई हुई है ईच, यानी कि तीन तरह की कैटेगरी सबसे वहां पे शो हो रही होंगी इस कंडीशन के हवाले से। तो वो है 165, एक 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 कैटेगरी में 165 रोज हैं, एक में 34 और एक में 46 इंस्टांसेस हैं, ठीक है। और क्लास उसने यहाँ पे बढ़िया नहीं बताई है, ठीक है। लेटर ऑन ट्रू और फॉल्स की जो इस कंडीशन को मीट करती है देन इज ट्रू, फिर उसके बाद उसकी एज देख लें, और अगर वो फॉल्स है, ये ट्रू मीट नहीं करी कंडीशन, तो फिर उसके बाद वेट के हिसाब से उसने उसको देखा है, ठीक है। तो इस तरह से करते करते
ये सारा एक उस हमारे जो लाइकलीनेस का डाटा सेट था उस पे इसने सारी कंडीशंस लगा लगा के आगे चाइल्ड नोड्स बनाए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। और जहाँ पे भी जो जीनी इंडेक्स है 0 हो गया है, इसका मतलब ये प्योर नोड्स हैं ये हमारे, तो वहां पे वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी जीनी इंडेक्स अभी भी है उसके अंदर, यानी कि उसमें अभी भी मिक्स्ड क्लासेस हैं, ठीक है, अभी वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हुई है क्लास दूसरी से, तो फिर वो तब तक आगे फर्दर स्प्लिटिंग करता रहेगा until we get the Gini index of 0 at the end, right? और फिर इसका मतलब ये है कि अब उसमें सिर्फ एक ही क्लास की वेरिएबल्स होंगे सारे, ठीक है। तो ये एक उसने हमारे जो डाटा सेट है उसके ऊपर ये हमें शो करवाया, ठीक। ओके, तो ये इस तरह से मैंने अपने जो मॉडल था उसको विजुलाइज भी करवा लिया। अब एक और भी इसके मेथड्स हो सकते हैं विजुलाइज करवाने के, कि मैं इसमें यहाँ पे टर्मिनल पे भी जाके इसको पीएनजी की फॉर्म में भी, यहाँ पे तो मैंने डॉट फाइल थी, ठीक है, उसके लिए मुझे फिर ग्राफिक्स का प्रीव्यू भी देना पड़ा, लेकिन मैं इसको पीएनजी फाइल में भी स्टोर करवा सकती हूँ अपने लोकल में, ठीक है। तो पीएनजी के लिए भी मुझे यहाँ पे टर्मिनल में जाके इस तरह से कुछ कमांड्स लिखनी है पर्टिकुलर, सो वो पीएनजी फॉर्म में भी हो सकती है एनी। तो अब ये आइरिस पे भी इस डिसीजन ट्री को अप्लाई अगर हम करें, ठीक है, तो आइरिस डाटा सेट पे अप्लाई किया हुआ है उसने, यानी स्पीशीज है। हमें पता है कैटेगोरिकल डाटा है, क्लासिफिकेशन हमने ये डिसीजन ट्री क्लासिफायर अप्लाई किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और ये चीज़ है कि आप ये ना समझे कि ये डिसीजन ट्री जो है, इसका जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, अ, ठीक है। इसके ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स के लिए भी समटाइम्स यूज होता है, ठीक है। तो देन वी विल से डिसीजन ट्री रिग्रेसर। अब ये हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज किया तो हम इसे डिसीजन ट्री क्लासिफायर कह रहे हैं। सो कुछ तो मॉडल्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक हैं कि रिग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए यूज होंगे, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्लासिफायर कह रहे हैं, यानी हमने इसे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम पे यूज किया है। तो यहाँ पे इसने जस्ट सिंपली एक्स की वेरिएबल्स को, यानी मैं कह रही हूँ कि -1 से पहले पहले, यानी लास्ट वाले कॉलम से पहले पहले जितने कॉलम हैं वो सारे सिलेक्ट होंगे और सारी रो सिलेक्ट होंगी, यानी मैं सारे ये पहले 4 कॉलम्स को एक्स में रख रही हूँ और लास्ट वाले कॉलम को, स्पीशीज वाला कॉलम है उसको वाई में रख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपली फिटिंग, और यहाँ पे मैंने जो ट्री है उसको प्लॉट करवा लिया यहाँ पे। अब मैं उसको यहाँ पे भी प्लॉट करवा सकती हूँ। एक तो ये था मैंने उसे फूडीज डॉट 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 वाली फाइल एक्सटेंशन से जो है अपनी इंपोर्ट करवा लिया था अपने लोकल मशीन के अंदर, ठीक है, कि उसी फोल्डर में वो डाउनलोड हो गई। एक एक है मैं इस पे डिस्प्ले करवा सकती हूँ, वो कैसे कि मैं यहाँ पे फिगर जो है प्लॉट करवा दूँ यहाँ पे, राइट। तो मैं इसे फिगर को सेव भी करवा सकती हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इमेज। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं प्लॉट करूंगी इससे पहले, प्लॉट ट्री की ये जो ये मॉड्यूल है ना इसको इंपोर्ट करके, ठीक है, साइकिल एंड ट्री में से प्लॉट ट्री लिया और मॉडल, और फील्ड इज इक्वल टू ट्रू मींस के कलर वहाँ पे शो कलरिंग कर देगा बीच के नोड्स के अंदर, ठीक है। अब टाइटल मैंने इसे शो करवा दी, ये मैंने इस तरह से डिसीजन ट्री को प्लॉट किया, ठीक है। तो अब प्लॉट किया तो उसको मैं सेव भी करवा सकती हूँ। अगर मैं इसको खाली प्लॉट पीएलटी शो करूंगी तो ये है इस तरह से, ये मुझे यहाँ पे कुछ प्लॉट शो कर रहा है यहाँ पे, राइट। अब इसको अगर मैं सेव करवाना चाहती हूँ, पहले तो मैंने डॉट की एक्सटेंशन से करवाया था, जिसके लिए मुझे प्रीव्यू करने के लिए ग्राफिक्स की एक्सटेंशन भी चाहिए। लेकिन मैं इसको टिफ में या पीएनजी के फॉर्म में डायरेक्टली भी कर सकती हूँ यहाँ से सेव फिक लगा के, क्योंकि मैट प्लॉट लिब की ये है। तो हमें पता है मैट प्लॉट लिब में जो हमारे पास पाई प्लॉट का है इसके अंदर से हम कोई भी ग्राफ अपना हो वो सेव करवा सकते हैं सेव फिक्स से। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एक्सटेंशन यूज कर सकती हूँ, इसमें पीएनजी जेपीईजी किसी भी एक्सटेंशन में कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने टिफ की एक्सटेंशन यूज की है जो कि ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की होती है, ठीक है, और पब्लिकेशन वगैरह के ग्राफ्स में ज्यादा ये यूज होती है टिफ एक्सटेंशन। सो वही मैंने डीपीआई, डीपीआई का आइडिया है क्या होती है डीपीआई? जी, ओके, इसके सो लिए पर बेसिकली, इंडेक्स बदलने में इस तरह कुछ नहीं होता था शायद। ओके, सो ये डॉट्स पर इंच है,
मतलब मैं इसमें रेजोल्यूशन दे रही हूँ कि कितने वो पिक्सल्स उसके अंदर होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन, उतना ही फाइल का साइज ज्यादा होगा, डॉट्स पर इंच, राइट। तो मैंने 600 दिया, यूजली 300 यूज होता है, ये काफी ज्यादा है। 600 लाइक इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको टिफ टिफ वैसे भी एक हाई रेजोल्यूशन होती है इसमें, लाइक वो पिक्सलेटेड नहीं होता जल्दी, ठीक है। यस, पिक्सल्स को इसमें मैं सेट कर रही हूँ, मतलब मैं इसकी रेजोल्यूशन ही बता रही हूँ, डॉट्स पर इंच है। तो ये 600 है, यूजली 300 मैंने जैसे बताया यूज होती है। और मतलब ये है कि मैं जितना ज्यादा इसको जूम कर लूँ इमेज को, तो वो पिक्सलेटेड ना हो, ब्लर ना हो, ठीक है, मुझे वो फिर भी क्लियर नजर आए। जितनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन होगी उतना ही ज्यादा ही ऐसा होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मुझे टिफ की एक फाइल यहाँ पे लास्ट में ये सेव हुई है ना, राइट, ये। अब इसको मैं जितना मर्जी जूम करें, क्योंकि इसकी 600 DPI है, तो मुझे ब्लर नहीं होगा, ठीक है, ब्लर नहीं होगा ये जल्दी, ठीक है, अंटिल आई जूम टू मच, ठीक है। लेकिन ये कि क्लियरली नजर आ रहा है कि क्या है, ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन है इसकी, राइट। मैंने इसको डॉट पर, अगर मैं इसकी कम करती हूँ तो ये बहुत ब्लर नजर आएगा, मे बी 10 कर दूं तो बहुत ही कम हो जाएगी, फिर वो ब्लर ही नजर आ रहा होगा, राइट। तो एनी हाउ, तो ये इस तरह से फेस कलर, एज कलर, ये सिर्फ उसकी कस्टमाइजेशन हुई हुई है कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जो कलर इंटायर बॉर्डर है, कलर बॉर्डर इसका सेट हो सकता है, यानी इमेज के अराउंड यहाँ पे बॉर्डर जो है वो, ये चीजें तो सिंपल है, ठीक है, कस्टमाइजेशन की हुई है। और इसके अलावा कंप्रेशन के लिए उसने टिफ फाइल है, तो उसको अ, इसमें LGW कंप्रेशन यूज की है। दिस इज जस्ट बाय डिफॉल्ट यू विल यूज इट, ठीक है। तो मल्टीपल है, लेकिन वी वर जस्ट मेन काम ये था कि हमने इसमें अपने डिसीजन ट्री प्लॉट को मैं सेव करवा सकती हूँ इमेज फॉर्म में भी अपने लोकल मशीन, लोकल फोल्डर के अंदर, ठीक। और यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकती हूँ, आई विल से PLT डॉट शो, तो ये मुझे आउटपुट में डिस्प्ले भी करेगा। नो, इसका रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका हमारे आउटपुट से ताल्लुक नहीं है, ये हमारी बस पिक्चर जो हमने आउटपुट, यानी जो मैंने यहाँ पे आउटपुट नहीं, जो मैंने यहाँ पे डिसीजन ट्री मैं ये फिगर की फॉर्म में मैं अपनी पिक्चर जो है वो सेव करवा रही थी ना, किसी भी इमेज की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में मैं अपने उस जो डिसीजन ट्री है उसको मैंने जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इसको सेव करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो सेव करवाने के लिए जो है ना, मैं उसमें कह रही हूँ कि रेजोल्यूशन अच्छी इमेज हो, मतलब कि अगर मैं इसी को सेम अगर यहाँ पे रन करूँ, आई होप वाज एनी प्रॉब्लम, इंटरप्ट करती हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम, पहले कुछ और रन किया हुआ था मैंने। एनी इसको आप अपने एंड पे करके देखिएगा कि अगर DPI आप 10 रख लें, तो फिर आप देखेंगे कि वो DPI अगर 10 रखेंगे तो काफी ज्यादा ब्लर इमेज आएगी। तो जस्ट इसका ताल्लुक आपके वो मॉडल की किसी रिजल्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी इमेज की क्वालिटी से है कि जो आप जिसमें आप सेव करवा रहे हैं इमेज की क्या क्वालिटी होगी, राइट। सो ये बेसिक था। अब इसमें इसमें अगर देखा जाए तो रूट नोड ये हमें क्या पर शो हो रहा है, ठीक है। ये उस पर कोई जीनी डेक्स और सैंपल, ये तो काफी दफा डिस्कस हो गया, खैर। तो ये चीजें इसमें बताई हुई हैं, ठीक। ओके, सो अब नेक्स्ट हम अगेन प्रिडिक्ट करवाना है, तो मैं कोई वैल्यूज भी उसी तरह अरेंजमेंट वाइज जो कॉलम जिस तरह से फीचर्स दिए हुए हैं ना, लाइक मैं उस तरह से जब इसको वैल्यूज देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे बता देगा कि इसकी क्या कैटेगरी है, सतोसा, ठीक है। और दूसरा एक तरीका, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम जो एज अ गुड प्रैक्टिस हम इस टारगेट वेरिएबल को जो मैंने स्पीशीज का दिया था इसकी भी इंकोडिंग में कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो भी जब मैं करूंगी, आई नो कि साइकिट लर्न ने यहाँ पे की हुई है, ठीक है, ये इसको इससे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हम हमें इज द बेस्ट प्रैक्टिस, हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर वो मुझे जिस तरह से भी मैंने इनकोडिंग की होगी ना, कि अगर मैंने संतोषा को 1 से रिप्लेस करवाया हुआ है, वर्जीनिका को 2 से, और वो सारा, तो उस तरह से मुझे यहाँ पे वो नंबर शो कर देगा, और हमें पता है कि हमने इसको किस तरह से इनकोड किया था, तो हम उसे लेटर ऑन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसकी भी अगेन वैसे ही उसने जो मैंने स्कोर निकाला एंड आई गॉट 1। अब अगर मैंने यहाँ पे जो टेस्ट स्प्लिट है यहाँ पे मैंने किया 90-10, ठीक है। तो 90-10 की गई, यानी मैंने सिर्फ टेस्ट साइज दिया 0.1, ठीक है, यानी 90% ऑफ डाटा सेट को मैंने ट्रेनिंग के लिए यूज किया, तो एक्यूरेसी आई है 1, ठीक। अगर मैं टेस्ट स्प्लिट को जरा चेंज करके देखती हूँ, यानी मैंने अब 70-30 रखा है, यानी टेस्ट साइज 30, 70% सिर्फ डाटा, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग क्योंकि कम हुई है, तो थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है 0.97 हो गई है 1 से।
इसी तरह से अगर मैं 80-20 करती हूँ, 80-20 यानी अब मैंने 70 से बढ़ा दी है, 70 की बजाय मैंने 80 कर दिया, ट्रेनिंग डाटा सेट बढ़ाया है, तब फिर से एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ी है। राइट। सो ये मतलब कि टेस्ट ट्रेन स्प्रेड करते हुए ट्रेनिंग साइज जितना ज्यादा होता है, डेफिनेटली वो मॉडल उतना अच्छा लर्न करता है पैटर्न को। फिर हम जब टेस्टिंग करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग इसलिए लार्जर डाटा सेट का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। सो ये डिपेंड करता है हमारे, यूजली वैसे हम 80-20 यूज करते हैं तो हम वो यूज करेंगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का, कि अगर हम ज्यादा डाटा सेट को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वेरिएंस है मॉडल के अंदर, ठीक है, वो उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी ओवर फिटिंग के चांसेस कम हो गए क्योंकि उसने डाटा की पैटर्न को ज्यादा अच्छा लर्न किया है। ठीक है, पैटर्न को लर्न किया, क्रैमिंग नहीं की। लेकिन इससे बायसनेस आने के चांसेस हैं। बायसनेस कैसे आ सकती है कि जो जनरलाइजेशन है, मतलब मैंने टेस्ट डाटा से तो जनरलाइजेशन ही उसकी करवा रही होती हूँ ना, प्रोडिक्ट के क्या पैटर्न है इन जनरल। मैं ये नहीं चाह रही कि वो एग्जैक्ट रट्टा मार के मुझे उसका सवाल का जवाब वो दे जो पहले से था। ठीक है, बल्कि जनरलाइज करे कि कोई भी अनसीन डाटा है तो उसको समझ आया हो पैटर्न, उसके हिसाब से वो जनरलाइज करके बताए। तो अगर मैंने ज्यादा ही डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो इतना ज्यादा उसको रन करके क्रैम कर ले और वो बायस ना शो कर दे कि अगर एक, फर्ज करें ट्रेनिंग डाटा में अगर ए की वैल्यू ज्यादा है बी की निस्बत, तो वो ए की वैल्यू पे ज्यादा ऑटोमेटिकली ट्रेन हुआ होगा, बी के पे कम, और फिर बी की वैल्यू उसको सही प्रोडिक्ट नहीं कर रहा होगा, ए की ज्यादा अच्छी प्रोडिक्ट कर रहा होगा क्योंकि उसने लर्न ज्यादा वो किया है। तो इस तरह के भी फिर चांसेस हो सकते हैं बायसनेस में। ठीक है, तो ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ जो है, ये एक फिर आ जाता है कि अगर बहुत ज्यादा ही हमने ट्रेनिंग साइज जो है बढ़ा दी है, आदो से वेरिएंस तो कम होगा लेकिन फिर बायसनेस के चांसेस होते हैं। तो ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को कंसिडर करते हुए हमें फिर एक जो ऑप्टिमम टेस्ट ट्रेन स्प्लिट है उसको, साइज को देखना पड़ता है, जो कि यूजली हम 80-20 यूज कर रहे होते हैं, या 70-30 भी यूज होता है। ठीक है, 90-10 का बहुत ही कम यूज होगा, 90-10 का ज्यादा, ये दो यूज होते हैं, 70-30, 80-20। राइट। यस। मीन्स ये इस केस में आयरस वाले केस में अगर ये स्प्लिट कर रहा था तो रैंडमली क्योंकि इसको मेरे यहाँ तो था 56% के केसेस दिए हैं, उसके बाद वर्जीनिया का इस तरह एक वो आने में पैटर्न चल रहा है। तो जब हम रैंडम स्टेट लिखे या ये खुद ही ये कर लेता है, क्या नाम है, रैंडमली उठा लेता है ताकि हाँ जी, बाइसेंस ना आए। हाँ, उठाता वो रैंडम ही है। यस, वो लेगा रैंडमली ही लेगा, वो रैंडमली ही ट्रस्ट ट्रेन सेपरेट जब मैंने किया ना, तो रोज जो भी सिलेक्ट करेगा वो रैंडमली ही सिलेक्ट करता है। लेकिन रैंडम स्टेट अगर मैं जीरो कर रही हूँ तो मैं बस ये कर रही हूँ कि जितनी दफा भी रन करूँ कोड, तो वो कोड जब वो रैंडमली उसने पहली दफा जो रोज सिलेक्ट की थी, दूसरी दफा भी वही वाली सिलेक्ट करे, ताकि इस कोड मेरा चेंज ना हो हर बार। ठीक है, सो यस, पिक ये रैंडमली ही करेगा रोज को, एक्स और वाई की टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग में। सो इज इट क्लियर? यस। ओके, ऑलराइट। जी, बाकी सबको क्लियर है? यस यस। ओके, यस, इट इज इजी क्योंकि हमने कल की वो जरा कंटिन्यूशन की है। बाकी जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, सर शिराज हैं, सर अमार, आई गेस ही इज लेफ्ट, मे बी उनके नेट इशू आ जाए। तो सर, मैम महनूर, आप बताएं। जी। ओके, ऑलराइट, सही, दैट्स फाइन। ओके, चलें अब आगे मूव करते हैं। क्रेडिट कार्ड, ओके, सो एक जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के था कि हम कोई रियल टाइम एप्लीकेशन में देख लें डिसीजन ट्रीज की, या जो भी हम मॉडल यूज कर रहे हैं। तो एक तो टॉय डाटा सेट था मशरूम का, सो बट आई स्टिल वांटेड कि चले एक रियल टाइम एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि हम क्रेडिट कार्ड
बैंक वाले जो होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स, जब वो लोन वगैरह किसी को देते हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो उन्होंने अपनी कोई स्कोरिंग की होती है। उन्होंने देखा होता है कि कोई कौन सा कस्टमर गुड है, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा पुअर है, तो उस बेस पे फिर वो लोन असाइन कर सकते हैं। कि अगर कोई पुअर कस्टमर है, उसकी हिस्ट्री पीछे इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो उसको फिर लोन ना दे आगे फर्दर, और जो जिनकी अच्छी हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसको वो फिर गुड कैटेगरी में होंगे, तो उनको फिर लोन इजीली दे देगा, ठीक है। तो ये बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड का स्कोर है, इसके लिए भी हम क्लासिफिकेशन को जो एल्गोरिथम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने डिसीजन ट्री का पढ़ा है, तो हम वही अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से क्लासिफाई करके वो बता सकता है कि मतलब हमें ये चाहिए कि हम जो भी डाटा है उससे वो प्रिडिक्ट कर सके कि क्या ये गुड कस्टमर है, पुअर है, या स्टैंडर्ड है, राइट। तो हमारे पास ये एक डाटा सेट मौजूद है, ट्रेन सीएसवी के नाम से, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें काफी ज्यादा आपको यहाँ पे कॉलम्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से डाटा सेट है, जिसमें लास्ट वाला जो कॉलम है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि गुड, यहाँ पे आपको शो हो रहा है गुड, स्टैंडर्ड, ये इस तरह से वैल्यूज, जो कि लास्ट वाला कॉलम है उसका कि कस्टमर कौन सा है, ठीक है। कस्टमर जो है वो क्या, लाइक उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वैसे गिवन, जितने भी आप कॉलम्स हैं, अगर मैं इसको डीएफ डॉट कॉलम्स करूँ कि कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो ये यहाँ पे आईडी है, कस्टमर आईडी, मंथ, एज, एसएसएन, और वो सारे कि कितना क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट रेट कितना है, ईएमआई में पेमेंट बिहेवियर कैसा है, ठीक है, तो और इवन क्रेडिट स्कोर क्या है। तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली इसमें उसके में बता रहा होगा कि ये इसमें, अगर मैं इसकी देखूं टारगेट वेरिएबल हमारा इस केस में फिर क्रेडिट स्कोर होगा, कि वो प्रिडिक्ट कर दे उसके क्रेडिट स्कोर को कि वो अच्छा है, बुरा है, या फिर स्टैंडर्ड है, तो उसकी बेस पे लेटर ऑन डिसाइड हो सके। तो मैं यहाँ पे अगर इसका यूनिक वैल्यूज भी देख लूँ क्रेडिट स्कोर की भी। ओके, सो मैंने ना असल में पहले ही रन कर दिए मैं, लेट मी जस्ट डू इट लाइन वाइज, ठीक है। तो ये क्रेडिट स्कोर की अगर मैं देखूं, तो ये गुड, स्टैंडर्ड और पुअर आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें जो टारगेट वेरिएबल है उसमें ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास, हमने ये प्रोडिक्ट करवाना है कि क्रेडिट स्कोर क्या होगा बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन, कि वो कस्टमर के पिछले नंबर ऑफ डिलेड पेमेंट्स कितनी है, चार चेंज क्रेडिट लिमिट्स। अब इसमें काफी ज्यादा और भी जो फी की कॉलम्स हैं, जैसे कस्टमर आईडी है, ये आईडी है, इस इन चीजों का कोई काम नहीं है ज्यादा, राइट। ये हम रिमूव करवा सकते हैं इस तरह के, या नेम है, ठीक है, नेम का कोई ताल्लुक नहीं है कि नाम से पता करे कि वो क्रेडिट स्कोर उसका क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कोई ऐसा कॉलम दे दें जिसमें कोई फर्ज करें रेस का बताया हो, कि वो एशियन है, वो ब्लैक है, वो हिस्पैनिक है, फर्ज करें ऐसा कोई कॉलम यहाँ पे हो, और अगर मैं उसको दे दूँ यहाँ पे, फीड करवा दूँ पैटर्न में, तो व्हाट विल हैपन कि वो बायसनेस क्रिएट होगी। तो हमने इस हिसाब से भी देखना होता है कि ऐसा कोई कॉलम नहीं देना जिससे बायसनेस क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि डाटा जो अभी था उसमें रेस का कॉलम हो, और रेस के कॉलम में एशियंस हैं, अमेरिकन हैं, या वो जो भी रेस के कॉलम में चल रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है, एशियंस में भी यूरोपियन यूएस वाले लिख दें, या जो भी ब्लैक या वाइट वाले लिख दें, हिस्पैनिक, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल रेसिस की इसमें डाटा गिवन हो, और हो सकता है कि इस डाटा के अंदर जो है वो वाइट पीपल का ज्यादा अच्छा स्कोर आता हो, ठीक है, जो उसने देखा क्रेडिट स्कोर, और ब्लैक पीपल का ना इतना अच्छा आता हो। और मैं उसको रेस वाला कॉलम भी अगर मॉडल को फीड करवा दूंगी ना, तो इसको भी कंसिडर करेगा। तो क्या होगा कि अगर कोई ब्लैक वाला, अब हो सकता है कि इस डाटा के अंदर ब्लैक की जो रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो रेस को भी कंसिडर कर लेगा, और वो बायस हो जाएगा रेसिस की बेस पे। अगर कोई ब्लैक पर ब्लैक रेस का बंदा अप्लाई करेगा, तो उसको लोन ऑटोमेटिकली ज्यादा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। जो व्हाइट वाला अप्लाई करेगा हो सकता है वो भी डिफॉल्टर हो, लेकिन क्योंकि इसमें रेस का एक कॉलम था, उसकी बेस पर उसने हो सकता है पैटर्न ज्यादा लर्न कर लिया, तो वो इसको डिफॉल्ट, बेशक को पहले अच्छी हिस्ट्री ना भी हो, लेकिन इस रेस की वजह से अगर उसकी रिकॉर्ड अच्छा था पहले वो इसमें इस कॉलम में, तो इसको जो है वो लोन सेक्शंस करता जा रहा हो, ठीक है। और इवन कि ये वाला हो सकता है आपने भी पढ़ा हो कि इस तरह के एल्गोरिथम्स
बायसनेस पहले मतलब होती भी रही है रियल टाइम में भी, कि बहुत से ऐसे बिग टाइम कंपनीज में ही जब वो रिज्यूमे का एटीएस का वो तो हमें पता होता है ना, रिज्यूमे का एटीएस स्कोर सिस्टम होता है एक, राइट। तो उस एटीएस स्कोर सिस्टम में उन्होंने मॉडल के में ना एक जेंडर का कॉलम भी फीड करवाया हुआ था, ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी कॉलम्स थे। तो अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हमारे पास पहले वाला जो रिकॉर्ड था उसमें फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन वैसे ही कम थी, ठीक है, बिग टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो जब जेंडर का कॉलम भी साथ एटीएस का वो एक ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम जो जो रिज्यूमेस को खुद ही फिल्टर करता है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है बाद में जॉब सिलेक्शन के लिए, उनको वो बेस्ट सीवी शो करवाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो दे कैन नॉट मैनुअली इतने ज्यादा रिज्यूमे को वो मैनुअली नहीं देख सकते, हमें पता है वो एटीएस सिस्टम है, ठीक है, रिज्यूमे का जो सर्टेन कीवर्ड्स की बेस पे वो फिर उठा लेते हैं कि अच्छी सीवी है, वो स्कोर करता है सीवीज को, रिज्यूमे को, उस बेस पे जो अच्छी सीवी लगती है उसको उठा लेता है। अब इसमें जो कोई जेंडर का कॉलम था और डाटा में फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कम थी, तो वो अपेरेंटली उस पर क्योंकि कम ट्रेन हुआ हुआ था डाटा, डाटा कम था उसका। तो जब भी कोई फीमेल सीवी आती थी तो ये उसके चांसेस उसमें उसको गुड स्कोर देने के कम होते थे, ठीक है, और वो उसको कहता था कि बैड, और यूजुअली सारी जितनी भी सीवीज को अच्छा स्कोर कर रहा था वो सारी मेल्स की थी। सो इस वजह से भी लाइक रियल टाइम अगर ऐसा कोई मॉडल हम दे दें जो ट्रेनिंग ऐसे बायस्ड कॉलम से हुआ होगा, तो अपेरेंटली वो फिर हमारे रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और इट कैन cause a big loss as well for in this case for the banks as well कि प्रॉफिट अगर हम ऐसे वाइट रेस को बस देख के समझ के वो दे दे मॉडल ट्रेन होके बायस डाटा पे, और बाद में वो लाइक वो ऐसे डिफाल्टर वाइट वाले बंदे को भी सैंक्शन कर दे लोन जस्ट बिकॉज वो वाइट है, ठीक। तो ये चीजें भी रियल टाइम में होती हैं, और इस पे बहुत ज्यादा फर्स्ट भी क्रिएट हुआ हुआ है। एक आप अगर देखें तो इस तरह की बायसनेस शो हुई थी, अ, एक हाउस प्रिडिक्शन का डाटा सेट है, अब मुझे उसका नेम नहीं याद। तो बाद में उस डाटा सेट को भी ठीक किया, उन्होंने मॉडिफाई किया क्योंकि वो रियल टाइम दे दिया था, तो उसमें ब्लैक रेस के अगेंस्ट लाइक बायसनेस थी उसमें, उस डाटा सेट को देख के जब लोगों ने मॉडल को रन प्रिडिक्ट किया। तो ये चीजें भी आपने कंसिडर करनी थी फीचर इंजीनियरिंग में, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम इतना उसमें नहीं जा रहे, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे डिफाइन किए हुए कि एक्स की मैंने एनुअल इनकम, मंथली सैलरी, बैंक अकाउंट के नंबर, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ लोन्स, क्रेडिट मिक्स, और ये चीज़ें सारी मैंने यहाँ पे ये एक्स में रखी हैं। और क्रेडिट स्कोर वो ये कि मैं उसकी कैटेगरी देखना चाह रही हूँ कि वो ये गुड है, बैड है या स्टैंडर्ड यूजर है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पहले मेरे जो एक्स वेरिएबल्स थे फीचर्स, इनको चेक किया कि इनकी क्या डाटा टाइप है, ठीक। और मुझे पता चला कि ना ये क्रेडिट मिक्स की जो डाटा टाइप है वो कैटेगोरिकल है इसमें, ठीक। अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगी ना ट्रेन सीएसवी, बल्कि इसमें हमें मैनुअली हम नहीं देखते, हम यहाँ से जो मतलब कि डी टाइप करके मैं यहाँ पे शो करवा सकती हूँ कि किसकी क्या क्या कैटेगरी है। तो उसमें मुझे पता चला कि क्रेडिट मिक्स की जो कैटेगरी है वो मतलब कि वो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा है, गुड स्टैंडर्ड बैड, और इस तरह से जब मैं फीचर्स दूंगी तो वो लर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया, इनकोडिंग कर दी, ठीक है। हमने देखा मशीन लर्निंग के इनकोडर्स डायरेक्टली यूज होते हैं, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ रिप्लेस करेंगे, गुड को जीरो से कर दिया, स्टैंडर्ड वन और बैड टू, ठीक। और एक्स में न्यूट्रॉन, ये सारे वेरिएबल्स, और वाई में क्रेडिट स्कोर आ गया, टेस्ट ट्रेंड स्प्लिटिंग करवाई, मॉडल रन फिटिंग और प्रिडिक्शन जब मैंने करवाई उसका स्कोर देखा है, यानी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू थी उस टेस्टिंग डाटा सेट के अगेंस्ट, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस टेस्टिंग डाटा सेट की, ठीक है, एक्स टेस्ट के अगेंस्ट जो उसके वाई टेस्ट में आंसर्स मौजूद थे एक्चुअल वाले, और जो मैंने उसने एक्स टेस्ट के अनसीन डाटा के लिए समझ के एक्स टेस्ट जो था उसकी प्रिडिक्ट करवाई है, दोनों को जब कंपेयर किया और एक्यूरेसी स्कोर निकाला, इट इज 0.7608, राइट। यानी कि अगर मैं इनमें सर्टेन वैल्यूज इन सब की दूंगी ना, इनकी, तो मुझे रिस्पेक्टिवली बता देगा कि कितनी मेरी उसमें मतलब कि कितना क्रेडिट स्कोर आता है। इसको मैं करके भी देख सकती हूँ, एक्स डॉट प्रेडिक्ट करके। आप इन सब वैल्यूज को जरा इसमें पुट कीजिएगा और फिर इसका देखिएगा कि क्या प्रेडिक्ट करता है क्रेडिट स्कोर, बैड है, गुड है या स्टैंडर्ड है, ठीक। अभी जस्ट हमने एक्यूरेसी देखी है। एंड आई वाज आल्सो डूइंग अनदर थिंग, क्योंकि सिंस आई आल्सो लर्नड इट के एक अच्छा प्रैक्टिस है, आल्दो वो खुद भी उसको कर रहा है, मतलब साइकिल लर्न कर रहा है, लेकिन हर मॉडल में ऐसा नहीं भी होता, ठीक है, हर एल्गोरिदम के अंदर ऐसा नहीं भी होता कि बाय डिफॉल्ट ही वो पीछे देख रहा हो इसको कि टारगेट वेरिएबल को इनकोडिंग करते हैं। तो हमने इस केस में ना, मैंने एक दफा जो टारगेट वेरिएबल था उसमें भी इनकोडिंग की, तो टारगेट वेरिएबल के अंदर भी गुड स्टैंडर्ड पोअर थे, तो मैंने उसमें भी इसकी इनकोडिंग कर दी, और फिर ये जो इसकी इनकोडिंग की जो
एक आधा एक्स फीचर्स में मुझे न्यूमेरिकल नहीं था वेरिएबल, ठीक है, कैटेगोरिकल था। अगेन अप्लाई किया तो इट इज नाउ द स्कोर इज 0.76135 विच इज नॉट मच डिफरेंट। यहाँ पे 0.7608 था और 0.761135, लाइक थोड़ा सा डिफरेंस है जस्ट इसमें। लेकिन एनी हाउ इसने प्रोडिक्ट तो ठीक किया है, but we may consider it as a good practice to also encode the target variable, because कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ना इनकोड करें, जिनकी बाय डिफॉल्ट इनकोडिंग ना हुई अगर। साइकिल टर्म में तो वैसे सारे तकरीबन होती है, आई नो, तो उसमें ही सारे हम यूज करते हैं, बट स्टिल we can to be on safer side we can also encode our target variable. I have learned it like in some blogs and online, तो इसके बारे में आप मजीद सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा टारगेट इनकोडिंग को पढ़ के आए तो वो ज़्यादा आपको समझ आएगी। ओके। ओके, सो इसके अलावा अच्छा, ये मैं एक ब्लॉग है वो आपसे शेयर करूंगी। मैंने इसको कल करना था बट आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। तो ये भी इनकोडिंग के हवाले से है, इसमें टाइप्स ऑफ इनकोडिंग हो सकता है आपने एनालिटिक्स विदिया का अगर आपने सर्च किया तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट आज हम देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को। सो यहाँ तक तो इजी था, ठीक है। सो जस्ट क्रेडिट स्कोर्स हमने उससे क्लासिफाई किया अपने अपने उस बैंक ने अपने कस्टमर्स को, ठीक है। उस बेस पे जब वो बताएगा कि गुड है बैड है तो उस बेस पे लोन सेक्शन करेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना डिसीजन ट्री के बाद वो रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर मिलता जुलता लग रहा है डिसीजन ट्री से, वो ट्रीज थे ये फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर्स है बेसिकली वो भी मिलके ट्रीज ही बने हुए हैं, ठीक है, डिसीजन ट्रीज जो कि रैंडमली लाइक रैंडम डिसीजन ट्रीज हैं, ठीक है। और वो मिलके फॉरेस्ट बना रहे हैं, तो यानी ये इट्स एटलीस्ट इट्स एग्रीगेशन ऑफ डिसीजन ट्रीज, ठीक। तो इन अदर वर्ड्स ये है। और रैंडम क्यों कह रहे हैं इसकी दो वजूहत है, वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है हमारे पास, एंड आई सेड के इसमें मल्टीपल जो मतलब के डिसीजन ट्री से मिलके ये बना हुआ है। तो एक से ज्यादा जब दरख्त होते हैं तो जाहिर बात है वो जंगल ही बन जाता है, तो इसलिए उसका नाम फॉरेस्ट क्लासिफायर है इस केस में। और इसमें जो अगेन इसमें जो डाटा है वी नो के जो टारगेट वेरिएबल है इट विल बी कैटेगोरिकल इट इज। अब डिसीजन ट्रीज के केस में क्या था कि जो डिसीजन ट्रीज थे वो एंट्रोपी गेन की बेस पे स्प्रेडिंग कर रहे थे, राइट। वी नो कि स्प्रेडिंग किस बेस पे कर रहे थे? एंट्रोपी गेन की वजह से, या जो इंफॉर्मेशन गेन है उसमें ज्यादा एंट्रोपी ही यूज होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंट्रोपी गेन की वजह से, ठीक, वो स्प्लिटिंग कर रहे थे। और इसके अलावा जो क्लास लेवल्स है हर लीफ नोड पे असाइन थे। और इसके अलावा ये कि इसमें एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं स्लाइड चेंज भी करूंगी ना डाटा के अंदर डिसीजन ट्रीज के केस में जो हमने पहले यूज किया है, तो इवन द स्लाइड चेंज इन डाटा विल इट डिस्टर्ब इट, यानी होल जो इसका जो फॉरेस्ट का जो ट्रीज का जो हमारा बना होगा ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी होल स्ट्रक्चर, यानी इट इज सेंसिटिव। तो यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, तो ये सेंसिटिव है बेसिकली, यानी मैंने अगर एक डाटा अब थोड़ा सा अगर मैंने फीचर एक आधा चेंज किया है या जो भी, तो पहले अगर वो उसकी क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे चल रही थी तो जब थोड़ा सा स्लाइड चेंज भी हुआ है ना अगर, तो उसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है, राइट। तो मतलब एक डिसीजन ट्रीज सेंसिटिव थे कि थोड़ा सा भी डाटा में चेंज आया तो दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। अब मैं इसको फॉरेस्ट का समझ आ गया, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है कि एक से ज्यादा डिसीजन ट्रीज को यूज किया गया, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को यूज किया है। तो जब एक से ज्यादा ट्रीज आ गए तो वो जंगल है तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। और रैंडम क्यों यूज किया? रैंडम इसके लफ्ज में यूज करने के दो हैं, ठीक है। एक तो ये है कि इसमें ना डाटा सेट जो ये लेता है तो उसकी बूटस्ट्रैपिंग करता है तो वो रैंडम होती है, और फीचर्स भी जो सिलेक्ट करता है वो भी रैंडम सिलेक्ट करता है। सो बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैपिंग हो रही होती है। अब बूटस्ट्रैपिंग क्या है? किसी को आइडिया बूटस्ट्रैपिंग क्या है? और इसके अंदर रैंडम फीचर सिलेक्शन होती है। तो इन दो बेसिस की वजह से इसको नाम में रैंडम कहा गया है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैपिंग, यस, एनीवन?
ओके सो यस इट्स अ गुड कि हर ट्री जो है वो रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स और डाटा पे ट्रेन होता है। लेकिन बूटस्ट्रैप की इन इटसेल्फ कोई डेफिनेशन मैम महानूर आप बताएं। मैम महानूर आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, ma'am. यस। तो बताएं याद आए आपको कुछ बूटस्ट्रैपिंग का? मैम डेफिनेशन ऐसे याद नहीं आ रही। हम्म, चलें। तो बूटस्ट्रैपिंग में हमने पढ़ा था कि इसमें सैम्पलिंग होती है विद रिप्लेसमेंट, यानी री सैम्पलिंग कर रहा होता है। ठीक है। तो बिल्कुल इसकी मैं टेक्निकल वो डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। यस यस रैंडम सैम्पलिंग में यूज होती है, ये टेक्निक है। बिल्कुल इसकी वो डिटेल में नहीं जाएंगे कि हमने जो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए जो मॉडल के हिसाब से इतना काफी है कि ये क्या करता है कि रोज को तो ले रहा है रैंडमली। ठीक है, हमें पता है कि वो मतलब रैंडम रोज सेलेक्ट होती हैं डिसीजन ट्री के लिए। अब हर कोई अलग अलग डिसीजन ट्री है, मतलब पहले एक डाटा है। हम्म, यहाँ पे release करो। हमारे पास डाटा है पड़ा हुआ। ठीक। अब उसमें उसने मल्टीपल उसके, ये इसके नीचे कैसे होती है स्क्रीन? इज इट पॉसिबल? ओके। बेसिकली वो डाटा में से रैंडमली मल्टीपल मल्टीपल डिफरेंट डाटा सेट्स बनाएगा। अब हमने ये देखा है कि डिफरेंट डाटा डिसीजन ट्रीज ले रहा है। डिसीजन ट्री वन हो सकता है, डिसीजन ट्री टू हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा डिसीजन ट्रीज का मजमूआ है रैंडम फॉरेस्ट, ऐसे ही है। तो अब मैं अगर इतने सारे डिसीजन ट्रीज हैं, एल्गोरिदम तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आएगा अगर मैं इनको इन सबको डिफरेंट डाटा सेट दूं रैंडम? तो क्या करता है, डाटा को रैंडम सैम्पलिंग कर देता है। राइट। यस। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि वो क्या करेगा, बूट स्ट्रैपिंग कर देगा। बूट स्ट्रैपिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक x1 है फर्स्ट के, एक x2 है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मैं इनको फीड करवा के एक y वेरिएबल अपना फाइंड आउट करवा रही हूँ। ये मेरा डाटा सेट है अपेरेंटली। ठीक। तो बूट स्ट्रैपिंग के केस में वो यहाँ से तो रैंडम रोज ले रहा होगा। ठीक है। रैंडमली रोज उठाएगा, फॉर एग्जांपल जितनी भी 100 रोज हैं इनमें से रैंडम लाइक विद स्वैप नहीं करेगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, आपस में इनके कॉम्बिनेशंस बनाएगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा, यानी एक डाटा सेट इस तरह से बना देगा कि x1 और x2 की वैल्यू हो सकता है यहाँ पे ऐसे 1 4 5 6 8 इस तरह से चल रही है। ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यूज कुछ और डाल देगा एक डाटा सेट के अंदर। और विद रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू पहले आई है ना, तो वो दोबारा फिर से सिलेक्ट हो सकती है। वो क्या करेगा, पहले एक रैंडमली वैल्यूज रोज में से सिलेक्ट की, फिर दोबारा उसमें से रैंडमली रोज सिलेक्ट की और फिर वैल्यू डाली। ये बिल्कुल ऐसे ही है विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग जो ये कर रहा है कि अगर मैंने एक फर्ज करें कि एक बॉक्स है, कुरंदाजी है, फर्ज करें डाली हुई है नेम पर्चियां, ठीक है, इसमें पड़ी हुई है, हर एक का नेम लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं कि पहले उसमें से फर्ज करें कि ये यहाँ पे एक एक ए नेम है, एक बी नेम है, एक सी है और एक डी है नेम। ठीक है, ए बी सी डी के नेम से ये पर्चियां इसमें पड़ी हुई हैं, और पहले मैंने इसमें से एक रैंडमली कोई भी पिक की। तो फर्ज करें ए वाली जो पर्ची थी वो निकल आई। ठीक है, अब वो ए वाली पर्ची निकली है, ए वाली निकल गई है, वो मैंने उसका डाटा यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे या 1 2 3 निकला है, तो 1 निकला है तो मैंने वहां पे एंटर कर दिया। अब दोबारा से मैंने पिक करनी है पर्ची, तो मैं दोबारा से पहले ए को, ये नहीं कि मैं बाकी वाली पर्चियों में से देखूं, ठीक है, बाकी तीन बची हुई हैं, मैं पहले इसको भी वापस डालूंगी। ठीक है, और दोबारा से फिर पिक करूंगी। अब हो सकता है दोबारा फिर ए ही सिलेक्ट हो जाए। यानी ये मैंने क्या किया, विद रिप्लेसमेंट, यानी पहले रैंडमली सिलेक्ट किया, और जो पहले सिलेक्ट हो गई है उसका भी दोबारा फिर से सैम्पलिंग में इक्वल चांस है कि वो दोबारा फिर सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने उसको वापस डाल दिया दोबारा सैम्पलिंग करते हुए। तो पहले अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट करे 1 2 3 रैंडम थे, एक वहाँ पे फर्स्ट करे 1 निकला, दोबारा फिर बीच में डालूंगी तो उसका उतना ही चांस है कि अगली दफा में भी रो में उसकी वैल्यू 1 आए। ठीक है, तो इससे मैं कहती हूँ कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, जो कि बूटस्ट्रैपिंग में होती है। यहाँ तक क्लियर है?
बस क्लियर है। जी, अब मैं यहाँ से आगे मूव नहीं करते बिकॉज किसी भी टाइम पे क्लास एंड हो जाएगी। सो बूट स्ट्रैपिंग का आप पढ़ के आइएगा, एक मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, और इसके अलावा जो जावा टी पॉइंट का एक ब्लॉग था, ब्लॉग का लिंक मैंने शेयर किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये मॉडल्स को आप जरा थेरी उसकी वहाँ से रीड करेंगे ना, तो आपको वहाँ से भी ज्यादा मतलब